हम लोग विश्व के भूगोल में भू संचलन का अध्ययन कर रहे हैं। अर्थ्स मूवमेंट का अध्ययन कर रहे हैं विश्व के भूगोल के अंतर्गत। और उसमें भी हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं कि अंतर्जात भू संचलन का अध्ययन कर रहे थे हम लोग। किसका? अंतर्जात भू संचलन। इसमें हमें पढ़ना था इसका परिचय और इसके उत्पत्ति के कारण, इसका वर्गीकरण और इसके प्रभाव के बारे में हमें पढ़ना था। क्या क्या पढ़ना था? इसका परिचय पढ़ना था, उत्पत्ति के कारण, इसका वर्गीकरण और इसका प्रभाव पढ़ना था। हमने इस टॉपिक को कवर कर लिया है। अब हम लोग वर्गीकरण के बारे में बात करेंगे। अंतर्जात भू संचलन के वर्गीकरण के बारे में बात करेंगे। वर्गीकरण में हम लोग देखेंगे कि अंतर्जात भू संचलन दो प्रकार के होते हैं और इसका वर्गीकरण, कोई भी वर्गीकरण जब होता है किसी भी चीज़ में तो कोई न कोई आधार रखा जाता है। तो इसमें वर्गीकरण का आधार जो रखा गया है वो है गति के आधार पर। गति के आधार पर अंतर्जात भू संचलन को दो भागों में बांटा जाता है, जिसको कहते हैं मंद गति भू संचलन और दूसरे को कहते हैं तीव्र गति भू संचलन। ये है मंद गति भू संचलन और दूसरा है तीव्र गति भू संचलन। दो भागों में बांटा जाता है अंतर्जात भू संचलन को। वही मंदगति भू संचलन को पटल विरूपण भू संचलन के नाम से जाना जाता है। इसको पटल विरूपण भू संचलन, इसको पटल विरूपण भू संचलन के नाम से जाना जाता है और दूसरे को आकस्मिक भू संचलन, इसको आकस्मिक भू संचलन के नाम से जाना जाता है। आकस्मिक भू संचलन। ये दो प्रकार होते हैं भू संचलन, अंतर्जात भू संचलन के। और जो आकस्मिक भू संचलन है उसका प्रभाव जो होता है वो ज्वालामुखी और भूकंप जैसे प्रभाव देखने को मिलते हैं। इसका प्रभाव क्या होता है? ये आकस्मिक भू संचलन है या तीव्र गति के भू संचलन है। तेजी से भू संचलन जो आता है उससे, या फिर अचानक कोई भू संचलन आता है तो उससे ज्वालामुखी और भूकंप की उत्पत्ति होती है। तो इसका परिणाम क्या होता है? ज्वालामुखी और भूकंप। ज्वालामुखी और भूकंप जैसे परिणाम देखने को मिलते हैं। वहीं अगर इसके परिणाम की बात करें तो इसका क्या परिणाम होता है? इससे क्रस्ट या भूपर्पटी वाला भाग जो होता है वो गतिमान हो जाता है, संचालित हो जाता है। इसको यहाँ से जगह लेकर हम लोग देखते हैं। मंद गति या पटल विरूपण भू संचलन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, फिर उसके बाद तीव्र गति भू संचलन का अध्ययन करेंगे। क्या है मंद गति, मंद गति या पटल विरूपण भू संचलन। ये हमें पढ़ना है। ये पहला प्रकार है अंतर्जात भू संचलन का। पहला प्रकार है, पहला हो चाहे दूसरा हो, क्रम से नहीं है,
लेकिन ये एक प्रकार है, अभी एक बाकी है। दो प्रकार होते हैं, पहला है मंदगति भूसंचलन या पटल विरूपण भूसंचलन। सबसे पहले इसका अध्ययन करेंगे। इसमें क्या है कि इससे क्रस्ट या जो भूपर्पटी है, क्रस्ट है जो पृथ्वी का सतह है, सतह वाला भाग जो है वो गतिमान हो जाता है। गतिमान होने का मतलब ये है कि तेजी से चलना शुरू नहीं कर देता है। अभी 8,848 मीटर ऊंचाई थी हिमालय पर्वत की, 8,850 मीटर हो गई, क्योंकि जितनी गति से वो हिमालय पर्वत की ऊंचाई बढ़ी है, लगभग वही गति होता है, उससे थोड़ा अधिक या थोड़ा कम हो सकता है। तो ये जो सतह गतिमान होगा तो उसी तरह की गति होगी। जैसे प्लेट्स जो गति करते हैं तो प्लेटों की गति बहुत धीमी गति होती है, धीरे धीरे वो गति करते हैं, तो वही वाली गति होगी। सतह जो इसका है वो गतिमान हो जाता है। सतह वाला भाग संचालित का अर्थ होता है चल देता है, इसमें इसको गतिमान लिख देते हैं। गतिमान, सतह वाला भाग गतिमान हो जाता है। एक तो परिणाम ये है, मंद गति जो या पटल विरूपण भूसंचलन है उसकी वजह से सतह वाला भाग, ये सतह वाला जो कौन सा भाग है, ये क्रस्ट वाला जो भाग है, ये सतह कौन सा है, ये क्रस्ट है। यहाँ पे क्रस्ट की बात हो रही है। तो क्रस्ट क्या होता है, अगर हम सतह वाला भाग न कह के हम ये भी कह सकते हैं कि क्रस्ट संचालित हो जाता है। मंद गति या पटल विरूपण भूसंचलन के परिणाम स्वरूप क्रस्ट संचालित हो जाता है। उसके बाद सतह पर कोई भी हिस्सा हो उत्थान या उत्थापित कर सकता है। सतह पर किसी हिस्से को उठा भी सकता है और दबा भी सकता है। क्या कर सकता है, उत्थान भी कर सकता है और गर्त भी बना सकता है। सतह पर किसी भाग को उत्थापित कर सकता है। देखिए यहाँ पे सिर्फ हम लोगों ने उत्थापित लिख दिया है। क्या है कि ये जब ऐसी गति होगी तो सिर्फ उत्थापित नहीं, लेकिन ज़्यादातर अधिकतर उत्थापित ही होगा, अधिकतर उठने वाला ही संरचना बनेगा। तो उत्थापित ही नहीं होगा बल्कि गर्त भी बनेगा, गड्ढा भी बनेगा, ट्रेंच भी बन सकता है। तो वो सतह वाला भाग या तो उठ सकता है या तो धंस सकता है। या धंस सकता है। ये दो चीजें हो सकती हैं कि सतह पर किसी हिस्से को उत्थापित कर सकता है, सतह पर कोई हिस्सा, अब देखिए सेंटेंस ठीक हो गया, सतह पर कोई हिस्सा उत्थापित हो सकता है या फिर धंस सकता है। इससे वलन द्वारा पर्वत निर्माण हो सकता है। इससे क्या हो सकता है, वलन द्वारा पर्वत निर्माण हो सकता है। तो जो वलित पर्वत है, जो नवीन वलित पर्वत हैं पृथ्वी पे पूरे विश्व में, तो वो मंद गति या पटल विरूपण भूसंचलन के परिणाम स्वरूप बने हैं। इससे क्या होगा, वलन पड़ सकता है, वलन के द्वारा वलित पर्वतों का निर्माण हो सकता है। ऐसे देखिए जैसे कोई
जैसे देखिए ये क्या है, ये मान लेते हैं ये क्या है, प्लेट्स हैं, प्लेट्स है, 2 प्लेट्स हैं। ये प्लेट है, यहाँ से अलग है मान लीजिए। जो जब 2 प्लेटें एक दूसरे के नज़दीक आएंगी, ऐसे जब दोनों एक दूसरे के नज़दीक आएंगी तो ऐसे क्या होगा कि जब नज़दीक आएंगी तो ऐसे 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 क्या होगा, वलन पड़ेगा। तो ये तो सिर्फ एक पड़ रहा है, लेकिन इसमें क्या होगा, प्लेट्स में ऐसे 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 करके जो बीच में अवसाद होंगे वो इस तरह से जब दोनों प्लेटें एक दूसरे के नज़दीक आएंगी तो वो इसी तरह से जब ऐसे देखिए नज़दीक आएंगी, जब दबाव पड़ेगा तो इस तरह से ऐसे करते 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 ढेर सारे ऐसे 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 करके वलन पड़ जाते हैं। तो इससे क्या होता है, वलित पर्वतों का निर्माण होता है। तो एक तो ये इसका प्रभाव होता है। इससे भ्रंशन द्वारा भ्रंशों का भी निर्माण हो सकता है, क्योंकि ये धंस जा रहा है, धंस भी सकता है, तो इससे भ्रंशन द्वारा भ्रंशों का भी निर्माण हो सकता है। इससे भ्रंशन द्वारा भ्रंशों का भी निर्माण हो सकता है। इससे भ्रंशन द्वारा भ्रंशों का भी निर्माण हो सकता है। ये तो हो गया, इसके 3-4 प्रभाव हो गए। प्रभाव और सारे हैं, इसके अभी प्रकार भी पढ़ेंगे। ये जो पटल विरूपण या मंद गति का भू संचलन है, इसके भी प्रकार पढ़ेंगे। तो ये पहले तो 4 प्रभाव हो गए जो मेजर प्रभाव हैं इसके। अब इसके बाद बात करें अगर, तो पटल विरूपण भू संचलन की अगर बात करें तो पटल का क्या अर्थ होता है। पहले हम इसको यहाँ से हटा दें। पटल का अर्थ होता है सतह। क्या होता है, पटल का अर्थ होता है सतह, और विरूपण का अर्थ होता है, विरूपण का अर्थ होता है इधर उधर। विरूपण का अर्थ होता है इधर उधर या गतिमान, गतिमान या इधर उधर करना। इधर उधर करना, इधर उधर होना, ठीक, इधर उधर करना या फिर इधर उधर होना। और उसके बाद ये जो भू संचलन का अर्थ होता है, हमने बात किया था पृथ्वी की गतियां होती हैं, पृथ्वी की गतियां। क्या होता है, पटल का अर्थ होता है सतह, और विरूपण का अर्थ होता है गतिमान, और पृथ्वी की गतियां होती हैं, भू संचलन का अर्थ होता है। क्योंकि भू संचलन का अर्थ पृथ्वी की गतियां, वो घूर्णन और परिभ्रमण नहीं। इसके पहले क्लास में हमने जब भू संचलन का परिचय देख रहे थे तो वहां पे हमने देखा था कि पृथ्वी की गतियों का अर्थ यहाँ पे ये घूर्णन और परिभ्रमण से नहीं है, ठीक। तो यहाँ पे घूर्णन और परिभ्रमण से नहीं है, जैसे प्लेट्स गतिमान हो गए, वो वाली गति। इसके बाद सतह पे विभिन्न प्रकार के मिट्टियाँ कट के दूसरे जगह जाती हैं, अपक्षय और अपर्दन जैसी प्रक्रियाएं होती हैं, तो उस गति को हम लोग यहाँ पे सम्मिलित किया जाता है, वो गतियाँ इसके अंतर्गत आती हैं। तो यहाँ पे भू संचलन का अर्थ होता है पृथ्वी की गतियाँ। तो टोटली पटल विरूपण भू संचलन का अर्थ हो जाएगा पृथ्वी की ऐसी गतियाँ जो सतह को गतिमान कर दें। पृथ्वी की ऐसी गतियां जो सतह को गतिमान कर दे, ठीक। ये तो हो गया इसका अर्थ। पटल विरूपण भू संचलन का अर्थ होता है कि पृथ्वी की ऐसी गतियां जो सतह को गतिमान कर दे। क्योंकि हम देख रहे हैं पटल का अर्थ होता है सतह, विरूपण का अर्थ होता है गतिमान या इधर उधर करना, और भू संचलन का अर्थ होता है पृथ्वी की गतियां।
तो इस हिसाब से पृथ्वी की ऐसी गतियां जो सतह को गतिमान कर दें, या पृथ्वी की ऐसी गतियां जो सतह को इधर उधर करना शुरू कर दें, तो इसका सीधा सा अर्थ ये निकल के आता है, जहां इसका उत्तरदायी कारण जो होता है, जहां इसका मतलब कि पटल विरूपण भू संचलन का उत्तरदायी कारण जो होता है वो होता है विवर्तनिकीय गतियां, विवर्तनिकीय हलचलें। विवर्तनिकीय हलचलें इसका प्रमुख कारण होता है, टेक्टोनिक मूवमेंट। जहां इसका उत्तरदायी कारण विवर्तनिकीय हलचलें होती हैं, विवर्तनिकीय हलचलें होती हैं। तो अब क्या हुआ, इसका अर्थ और इसका कारण और इसका प्रभाव, तीनों चीज शामिल हो गए। सबसे पहले हम लोगों ने प्रभाव देख लिया कि किस प्रकार से सतह पे उत्थान होता है, सतह पे भ्रंशों का निर्माण होता है, वलित पर्वतों का निर्माण होता है, सतह गतिमान हो जाता है, ये सारी चीजें उनके कारण हैं। दूसरी बात, इसका हम लोगों ने अर्थ देख लिया कि पृथ्वी की ऐसी गतियां जो सतह को गतिमान कर दें या इधर उधर करना शुरू कर दें। वहीं जो इसका कारण है, जो इसकी उत्पत्ति का कारण है, वो विवर्तन की हलचलें होती हैं। तो ये तीन चीजें हम लोगों ने देख लिया मंद गति या पटल विरूपण भू संचलन के बारे में। अब हम लोग इसके प्रकार की बात करेंगे। मंद गति या पटल विरूपण भू संचलन के प्रकार की अगर हम लोग बात करें तो इसके प्रकार कितने हो सकते हैं, ये देखने का प्रयास करते हैं। तो इसका जो प्रकार है, एक तो हो गया महादेशक, क्या हो गया, महादेश जनक भू संचलन। भू संचलन ये क्या है, एपायरोजेनिक, एपायरोजेनिक अर्थ मूवमेंट। ये क्या हो गया, एपायरोजेनिक, APEI, एपायरोजेनिक अर्थ्स मूवमेंट। ये पहला ये प्रकार हो गया पटल विरूपण भू संचलन। उसके बाद जो है वो है समस्थितिकीय समायोजन। आइसोस्टेटिक, समस्थितिकीय समायोजन। आइसोस्टेटिक एडजस्टमेंट, ये दूसरा कारण है जो इसको कहते हैं समस्थितिकीय समायोजन। पहला है महादेशक भू संचलन, दूसरा समस्थितिकीय समायोजन, और तीसरा है सुस्थैतिक समायोजन। सुस्थैतिक समायोजन इसको कहते हैं यूस्टैटिक एडजस्टमेंट।
यूस्टैटिक एडजस्टमेंट, सुस्थैतिकीय समायोजन के नाम से इसको जानते हैं। एक और कारण हमारा है वो है सुस्थैतिकीय समायोजन, बस 3 प्रकार के हैं। जो मंद गति या पटल विरूपण भू संचलन है वो 3 प्रकार का है, महादेश जनक भू संचलन, समस्थितिकीय समायोजन और सुस्थैतिक समायोजन, जिसको इओस्टैटिक एडजस्टमेंट कहते हैं। तो ये हो गए 3 प्रकार। सबसे पहले हम लोग महादेश जनक भू संचलन की अगर बात करें तो महादेश जनक भू संचलन का क्या अर्थ है। तो ये जो एपायरोजेनिक का क्या अर्थ है, पहले इसका इंग्लिश शब्द का अनुवाद अगर हम लोग करें एपायरोजेनिक, एपायरोजेनिक शब्द जो है वो 2 शब्द एपायरियो और जेनेसिस, जेनेसिस 2 शब्दों से मिलकर बना है, एपायरियो और जेनेसिस। एपायरियो का अर्थ होता है कॉन्टिनेंट, इसका अर्थ क्या होता है, कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंट का अर्थ होता है महाद्वीप। तो एपायरियो का अर्थ होता है कॉन्टिनेंट और जेनेसिस का अर्थ होता है ओरिजिन। ओरिजिन, ओरिजिन का अर्थ होता है हिंदी में उत्पत्ति। तो महाद्वीप, इसका अर्थ क्या होगा, महाद्वीप और इसका अर्थ होगा उत्पत्ति। कुल मिला के महाद्वीपों की उत्पत्ति इसका अर्थ हो जाएगा। तो ऐसा भू संचलन जिससे महाद्वीपों की उत्पत्ति हो जाए उसे महादेश जनक भू संचलन के नाम से जानते हैं। क्या होगा कि देखिए एपायरोजेनिक, एपायरियो और जेनेसिस 2 शब्दों से मिलकर बना है, जहाँ पे एपायरियो का अर्थ होता है कॉन्टिनेंट और जेनेसिस का अर्थ होता है ओरिजिन। और कॉन्टिनेंट का हिंदी अनुवाद महाद्वीप होता है और ओरिजिन का हिंदी अनुवाद उत्पत्ति होता है। तो इसका सीधा सा अर्थ है कि एपायरोजेनिक जो शब्द है, जो महादेशक भू संचलन है, इसका अर्थ होता है ऐसा भू संचलन जिससे महाद्वीपों की उत्पत्ति हो जाए उसे महादेश भू संचलन कहते हैं। ऐसा पटल विरूपण भू संचलन, ऐसा पटल विरूपण भू संचलन जिससे महाद्वीपों की उत्पत्ति हो जाए उसे महादेश जनक भू संचलन के नाम से जाना जाता है। इस चीज को लिख लें। ऐसा पटल विरूपण भू संचलन जिससे महाद्वीपों की उत्पत्ति हो जाए उसे महादेश जनक महादेश जनक भू संचलन कहते हैं। ये हो गया महादेश, ये महादेश भू संचलन। हमने पटल विरूपण के बारे में सारी चीज़ें जान ली। उसके बाद जब हम आगे बढ़े तो हमें पता चला रे पटल विरूपण के भी प्रकार होते हैं 3, महादेश भू संचलन, समस्थितिकीय समायोजन और सुस्थितिकीय समायोजन। तो हमें क्या करना पड़ा, हमें भी इन तीनों के बारे में पढ़ना पड़ा। तो इस क्रम में हम लोग पहले के बारे में जब पढ़ना शुरू किए तो हम पाते हैं कि इसका जो अर्थ होता है वो ऐसा पटल विरूपण भू संचलन होता है जिससे महाद्वीपों की उत्पत्ति हो जाए।
उसी को महादेशक भूसंचलन के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर महाद्वीपों के निर्माण की उत्पत्ति से अर्थ जो है वो ये नहीं है कि बड़े बड़े प्लेट्स, जैसे महाद्वीप का अर्थ है जैसे एशिया महाद्वीप, अफ्रीका, यूरोप, ये बड़े बड़े महाद्वीपों की ही उत्पत्ति नहीं, बल्कि इसमें शामिल है छोटे छोटे द्वीप भी। इससे क्या होगा, क्योंकि ये अर्थ है तो इसका अर्थ जो ये शब्द है, शब्द का अर्थ सीधा सीधा हम लोग निकाल के यहाँ पे रखे हैं तो ये निकल के आ रहा है, लेकिन इसके अंदर जो शामिल है वो ये भी शामिल है कि महासागरों में अगर किसी द्वीप की उत्पत्ति हो जाती है तो उसको भी इसमें शामिल किया जाता है। तो इस चीज़ को भी यहाँ लिख लें। इसके अंतर्गत छोटे बड़े द्वीपों की उत्पत्ति को भी शामिल किया जाता है। क्या किया जाता है, इसके अंतर्गत छोटे बड़े द्वीपों की उत्पत्ति को भी शामिल किया जाता है। तो ये महादेशक भूसंचलन के बारे में हो गया। अब महादेश भूसंचलन के भी दो प्रकार होते हैं, ऊर्ध्वाधर भूसंचलन और क्षैतिज भूसंचलन। अब उस साइड की चीज़ों को हम लोग हटा देते हैं, अभी समस्थितिकी समायोजन और सुस्थितिकी समायोजन पे बात होनी है। पहले महादेशक भूसंचलन के बारे में बात पूरा कर लेते हैं। महादेशक या महादेश जनक भूसंचलन कितने प्रकार के होते हैं? ये होते हैं दो प्रकार के। महादेश जनक भूसंचलन होते हैं दो प्रकार के, एक होता है ऊर्ध्वाधर भूसंचलन और एक होता है क्षैतिज भूसंचलन। ऊर्ध्वाधर महादेश जनक भूसंचलन और दूसरा होता है क्षैतिज महादेश भूसंचलन। क्षैतिज महादेश भूसंचलन, तो ये होते हैं इसके दो प्रकार। अगर ऊर्ध्वाधर भूसंचलन की बात करें तो ऊर्ध्वाधर भूसंचलन भी दो प्रकार का होता है। ऊर्ध्वाधर भूसंचलन ऊपरी मुखी और एक होता है निम्नमुखी। ऊपरी मुखी या अधोमुखी। ऊपरी मुखी या अधोमुखी एक होता है। अधोमुखी ये क्या होता है, निम्नमुखी भी इसको कह सकते हैं, क्योंकि ऊर्ध्वाधर भूसंचलन का अर्थ होता है ऐसे, ऊर्ध्वाधर का अर्थ होता है ऊपर से नीचे ऐसे सीधे, क्षैतिज का अर्थ होता है सपाट। तो ऊर्ध्वाधर ऊपर से नीचे लेकर होता है, तो एक हो सकता है ऊपरी मुखी, उत्थान हो सकता है, क्योंकि हम लोगों ने ये देखा कि उत्थान तो हो भी सकता है, गर्त भी हो सकता है। तो वो अधोमुखी नीचे की तरफ भी क्या हो सकता है, ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ होगा तो भी वो ऊर्ध्वाधर ही होगा, क्योंकि ये ऐसे हो रहा है, ऐसे क्षैतिज नहीं हो रहा है, ऐसे हो रहा है। तो नीचे अगर कुछ चीज़ धंस रहा है, गर्त बन रहा है, ट्रेंच बन रहा है, तो वो क्या होगा कि अधोमुखी भूसंचलन होगा नीचे की तरफ। अगर कोई चीज़ उठ रहा है, पर्वतों का निर्माण हो रहा है, तो वो ऊपरी मुखी भूसंचलन होगा। तो इसको हम कह सकते हैं ऊपरी मुखी ऊर्ध्वाधर महादेश जनक भूसंचलन।
महादेशजनक भूसंचलन। एक तो प्रकार ये है, और दूसरा है अधोमुखी महादेशजनक भूसंचलन। ये हो गया। अब इसका अर्थ सीधा सा हम निकाल सकते हैं कि क्योंकि महादेश जनक का अर्थ होता है महाद्वीपों की उत्पत्ति, भूसंचलन का अर्थ होता है पृथ्वी की गतियां, ऊर्ध्वाधर का अर्थ होता है ऊर्ध्वाधर मतलब ऊपर से नीचे, और ऊपरीमुखी का मतलब होता है ऊपर उठते हुए। इसका सीधा सा अर्थ हो जाएगा कि पृथ्वी की ऐसी गतियां जो महाद्वीपों की उत्पत्ति कर दे, लेकिन ऊपरीमुखी या ऊर्ध्वाधर रूप से। ठीक, तो ये इसका अर्थ हो जाएगा, और इसका भी इसी प्रकार से अर्थ आप निकाल सकते हैं, और नहीं भी निकालेंगे तो कोई दिक्कत है नहीं, इसका अर्थ नहीं निकाला जाता। तो ऊर्ध्वाधर महादेशजनक भूसंचलन के प्रकार होते हैं ऊपरीमुखी और एक होता है अधोमुखी। तो अब हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में। यहाँ पे हम लोग अपने इस कक्षा को विराम देते हैं। इतनी काफ़ी चीज़ें हम लोग जान चुके हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं अंतर्जात भूसंचलन के बारे में। अंतर्जात भूसंचलन के उत्पत्ति के कारण हमने देख लिया, उसका वर्गीय उत्पत्ति, उसका परिचय, इसका क्या अंतर्जात भूसंचलन, अंतर्जात भूसंचलन का परिचय हमने देख लिया है, परिचय भी देख लिया है हमने, इसका कारण देख लिया है। अंतर्जात भूसंचलन की बात कर रहे हैं। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अब बढ़ते हुए आगे हम लोग इसके वर्गीकरण के ओर आ गए हैं। वर्गीकरण क्योंकि लंबा है, वर्गीकरण में हम देखते हैं कि मंद गति और तीव्र गति का भूसंचलन होता है। वो भी मंद गति को भी उसमें मंद गति या पटल विरूपण का भी पहले अर्थ जानते हैं हम लोग, उसका परिणाम जानते हैं। ये सारी चीज़ें जानने के बाद फिर हम लोग इसके भी वर्गीकरण पे आते हैं। तो इसमें पाते हैं कि महादेशजनक भूसंचलन होता है, और समस्थैतिकीय समायोजन होता है, स्थैतिक समायोजन होता है। 3 प्रकार के होते हैं। उसके बाद महादेशजनक भूसंचलन का अर्थ जानते हैं, और अर्थ जानने के बाद जब आगे बढ़ते हैं तो पाते हैं कि इसके भी 2 प्रकार होते हैं। एक होता है ऊर्ध्वाधर महादेश भूसंचलन, और दूसरा होता है क्षैतिज महादेशक भूसंचलन। तो अब क्या, जब और आगे बढ़ते हैं तो पाते हैं कि ऊर्ध्वाधर के भी 2 प्रकार होते हैं। ऊर्ध्वाधर के भी 2 प्रकार होते हैं, ऊपरीमुखी और अधोमुखी। तो इतना लंबा वर्गीकरण है इसका, इसलिए अब हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में इस टॉपिक्स को आगे बढ़ाने के लिए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।